नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार करें लोकेश त्रिपाठी की ओर से और अपने इस संभव बैच में इकोनॉमी की तीसरी क्लास की ओर चलते हैं। आज की क्लास का हमारा मुद्दा है, छोटा सा मुद्दा है, आर्थिक समृद्धि बनाम आर्थिक विकास। यहां हम आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के बीच अंतर संबंधों को टटोलेंगे। यह आर्थिक संबंधी बनाम आर्थिक विकास इसलिए कहा गया है क्योंकि आर्थिक समृद्धि का मतलब होता है प्रोडक्शन, चाहे वस्तु का हो या सेवा का, या यूं कहिए धन का सृजन। प्रोडक्शन हो रहा है, वस्तु और सेवाओं का बिक रही है, अर्थव्यवस्था चल रही है, धन का सृजन हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो धन का सृजन हो रहा है, वो लोगों की जिंदगी को मुकम्मल रूप से कितना प्रभावित कर रहा है, वो लोगों के जीवन में गुणवत्ता कितना ला रहा है, शिक्षा कितनी बढ़ रही है, स्वास्थ्य कितना बढ़ रहा है, रहन सहन कितना बढ़ रहा है, जीवन प्रत्याशा कितनी बढ़ रही है, खुशियां जीवन में कितनी बढ़ रही हैं। अगर ये सब बढ़ रही हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारी आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास को प्रेरित कर रही है। आर्थिक समृद्धि का मतलब होता है सीधा धन का सृजन, और आर्थिक विकास का मतलब होता है धन के सृजन के साथ साथ लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार आना, लोगों के जीवन का बेहतर होना, और ये दोनों मिलकर के एक मुकम्मल डेवलपमेंट प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। आर्थिक समृद्धि का प्रतिफल होता है आर्थिक विकास। तो आइए आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के बीच का जो अंतर संबंध है, जो धागे हैं, जो रेसे हैं, थोड़ा इन्हें टटोलते हैं, थोड़ा इन्हें पकड़ते हैं। तो आर्थिक समृद्धि पर पिछली हमारी क्लास निर्भर थी। हमने प्रोडक्शन को मापने के तरीके समझे, जीडीपी क्या है, कैसे मापते हैं, जीएनपी क्या है, एनडीपी क्या है, सब मापते हैं, नेशनल इनकम तक गए थे। उसी बात को अगर शॉर्टकट में कहें तो आर्थिक समृद्धि में हम कहते हैं कि एक विशिष्ट समय में उत्पादन या जीडीपी में परिवर्तन को मापा जाता है। यानी जब हम आर्थिक समृद्धि मापते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ मापते हैं, तो मापते क्या है, हम देखते हैं कि एक विशिष्ट समय यानी एक फाइनेंशियल ईयर में कितनी जीडीपी में ग्रोथ हुई है, या एक विशिष्ट समय में या एक फाइनेंशियल ईयर में उत्पादन में कितनी वृद्धि होती है। जब भी हम आर्थिक समृद्धि को मापते हैं तो यही देखते हैं ना भाई कि एक वित्तीय वर्ष में जीडीपी में कितनी ग्रोथ हुई है, कितनी वृद्धि हुई है, या हम ये मापते हैं कि एक वित्तीय वर्ष में कितना उत्पादन हुआ है। दोनों बात एक ही है, जो उत्पादन हुआ है उसी का मौद्रिक मूल्य ही जीडीपी है। यानी कुल मिलाजुला करके आर्थिक समृद्धि से और कुछ नहीं, अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि का बोध होता है। जब भी हम इकोनॉमिक ग्रोथ टर्म इस्तेमाल करते हैं, आर्थिक समृद्धि शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि हमने कितना उत्पादन में वृद्धि किया, कितनी उत्पादन में वृद्धि हुई। जो वृद्धि होती है उसमें पूंजीगत वस्तुएं भी शामिल है, श्रम भी शामिल है, प्रौद्योगिकी भी शामिल है, मानव पूंजी शामिल है। इन सभी में वृद्धि को हम आर्थिक समृद्धि के तहत मापते हैं। यानी पिछले वर्ष जितना वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ था, यदि इस वर्ष उससे अधिक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ है तो हम कहेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ ठीक ठाक चल रही है, आर्थिक समृद्धि चल रही है, पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन बढ़ रहा है। लेकिन अगर हमें पता करना हो कि कितना प्रतिशत बढ़ रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ का रेशियो क्या है, आर्थिक समृद्धि दर क्या है, तो जब हमें आर्थिक समृद्धि दर निकालना होता है तो एक फॉर्मूला इस्तेमाल होता है जिसमें हम देखते हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जीडीपी में कितना परिवर्तन हुआ है, और साथ साथ ये देखते हैं कि पिछले वर्ष की जीडीपी कितनी थी। इस वर्ष जीडीपी में जितना परिवर्तन हुआ है उसमें पिछले वर्ष की जीडीपी से भाग देते हैं और 100 का गुणा कर देते हैं तो आर्थिक समृद्धि दर निकल जाती है। यानी आपको ग्रोथ रेशियो निकालना है तो आपको क्या चाहिए, आपको वर्तमान समय में कितना उत्पादन हुआ है उसको गिनिए, पिछले वर्ष कितना उत्पादन हुआ है उसको गिनिए, इस वर्ष कितने उत्पादन की वृद्धि हुई है, तो जितने उत्पादन की वृद्धि हुई है उसमें पिछले वर्ष जो टोटल उत्पादन था उसका भाग दे दीजिए और उसमें 100 से गुणा कर दीजिए तो आर्थिक समृद्धि दर निकल जाती है। ये रही आर्थिक समृद्धि दर और आर्थिक समृद्धि की वृद्धि।
यानी आर्थिक समृद्धि की जब भी बात होगी तो बात इसी की होगी कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में कितना परिवर्तन हो रहा है, कितनी वृद्धि हो रही है। लेकिन सवाल उठता है कि फिर आर्थिक विकास क्या है? तो आर्थिक विकास आर्थिक समृद्धि से एक बड़ी अवधारणा है, एक व्यापक अवधारणा है। आर्थिक विकास में देखा जाता है कि जितनी आर्थिक समृद्धि हुई है वो तो हुई ही हुई है। उसके अलावा यह भी देखा है जाता है कि हमने निर्धनता में कितनी कमी है, बेरोजगारी में कितनी कमी की है, लैंगिक समानता कितना प्राप्त किया है, आय समानता कितना प्राप्त किया है, स्वास्थ्य कितना प्राप्त किया है, शिक्षा प्राप्त कितना किया है, जीवन की गुणवत्ता को कितना बेहतर किया है। जब आर्थिक समृद्धि के साथ इन चीजों को भी मापा जाता है तो हम कहते हैं आर्थिक विकास हुआ है। यानी हम कह सकते हैं कि मान लीजिए हमने एक बड़ा गोला खींच दिया, इसे हम कह सकते हैं आर्थिक विकास। आर्थिक विकास। और इसके भीतर एक छोटा गोला बना दे, इसे हम कह सकते हैं आर्थिक समृद्धि। इसे हम कहते हैं आर्थिक समृद्धि। अर्थात आर्थिक विकास की तुलना में आर्थिक समृद्धि एक छोटी अवधारणा है। और दूसरी बात, आर्थिक विकास के ही भीतर समाहित है आर्थिक समृद्धि। जब आर्थिक समृद्धि के साथ जीवन की गुणवत्ता जुड़ जाती है, जीवन की गुणवत्ता जुड़ जाती है, ठीक, तो वो आर्थिक विकास बन जाता है। यानी आर्थिक समृद्धि प्लस जीवन की गुणवत्ता बराबर आर्थिक विकास। जीवन की गुणवत्ता में ही शामिल हो जाता है कि हमने गरीबी में कितनी कमी की, बेरोजगारी में कितनी कमी, शिक्षा कितना बेहतर किया, स्वास्थ्य कितना बेहतर किया, ये सारी चीजें कितनी बेहतर की, अर्थात कुल मिला जुला करके जिंदगी को कितना बेहतर बनाया। सिर्फ धन का सृजन ही नहीं किया। तो जब धन के सृजन और जिंदगी, धन का सृजन मतलब आर्थिक समृद्धि, जीवन की गुणवत्ता मतलब बेहतर जिंदगी, जब इन तीनों को जोड़ लेते हैं तो आर्थिक विकास हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि आर्थिक समृद्धि से केवल मात्रात्मक परिवर्तन का बोध होता है। हम कह सकते हैं कि पिछले साल हमने 100 रुपए का उत्पादन किया था, तो इस साल हमने 110 रुपए का उत्पादन किया है, यानी 10% की इकोनॉमिक ग्रोथ हमने प्राप्त किया है। यानी सिर्फ इतना ही बोध होता है आर्थिक समृद्धि से कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष उत्पादन कितना अधिक हुआ। लेकिन जब हम आर्थिक विकास की बात करते हैं तो हमें अर्थव्यवस्था में कल्याण पक्ष को भी शामिल करना होता है कि हमारी अर्थव्यवस्था कल्याणकारी कितनी हुई, हमारी अर्थव्यवस्था ने हमारी कितने आंख के आंसू पूछे, कितनी आंख के आंसू पूछे। तो हम कह सकते हैं आर्थिक समृद्धि एक मात्रात्मक पक्ष है, आर्थिक विकास गुणात्मक पक्ष है। आर्थिक समृद्धि को किसी कालखंड में मापा जा सकता है, एक साल में के लिए मापा जा सकता है, तिमाही मापा जा सकता है, छमाही मापा जा सकता है, लेकिन आर्थिक विकास खंड को 1-2 साल में मापा नहीं जा सकता है। ये एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया है, एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, इसके लिए दीर्घकाल होते हैं। अब हमें देखना होगा कि इस आर्थिक समृद्धि और विकास, इसके लिए इसके रास्ते में चुनौतियां कौन कौन सी है। तो अगर चुनौतियों की बात करें तो हम देखते हैं कि कई देशों के पास उनके संसाधनों की तुलना में व्यापक जनसंख्या का बोझ है, जैसे भारत। संसाधनों की तुलना में जब जनसंख्या अधिक होती है तो आर्थिक समृद्धि और विकास में यह चुनौतियां खड़ी कर देती है। हम देखते हैं जब किसी भी देश की जनसंख्या की कृषि पर निर्भरता अधिक होती है तो यह कृषि पर निर्भरता आर्थिक समृद्धि और विकास में रास्ते में बाधा उत्पन्न करती है। ठीक, जब किसी भी देश में प्रति व्यक्ति आय में कमी होती है और आय का असमान वितरण होता है तो यह भी समृद्धि और विकास में बाधा खड़ी करती है। ठीक, जब हम देखते हैं कि किसी भी देश में तीव्र वृद्धि और विकास के लिए जो बुनियादी सुविधा है वो पर्याप्त नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पर्याप्त नहीं है, तो यह भी उस देश के विकास में बाधा होती है। ठीक, जब हम देखते हैं कि किसी भी देश में भ्रष्टाचार अधिक है तो यह भी समृद्धि और विकास में बाधा होता है। ठीक, कई जगह यह भी देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग किया गया, संतुलित तरीके से उपयोग नहीं किया, यह भी विकास और समृद्धि में बाधा होता है। ठीक, कई जगह बेरोजगारी अधिक होती है, कौशल असंतुलन होता है, यानी लोग स्किल्ड नहीं होते हैं, साथ साथ जो श्रम शक्ति होती है वह अकुशल होती है। अगर ये सब समस्याएं हैं तो ये समस्याएं भी आर्थिक समृद्धि और विकास के रास्ते में बाधा है। और साथ साथ कई जगह यह भी देखा हो जाता है कि कोई देश अपने विकास की प्रक्रिया में प्राथमिकताएं तय ही नहीं कर पाता। जैसे पाकिस्तान, जब उसे बच्चों को पढ़ाना चाहिए था तो उसने बच्चों के हाथ में AK-47 पकड़ा थी।
यानी जो पैसा शिक्षा स्वास्थ्य पर खर्च करना चाहिए था, उसने वो पैसा आतंकवाद पर खर्च कर दिया। तो कई देशों में यह देखा जाता है कि वे अपने संसाधनों का प्राथमिकता से उपयोग नहीं कर पाते हैं, और यह गलती भी उनके देश के आर्थिक समृद्धि और विकास में बाधा पहुंचाती है। तो सवाल उठता है, इन चुनौतियों को, इन बाधाओं को दूर करने के तरीके क्या हैं? अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो तरीका यह है कि अधिक पूंजी निवेश किया जाए और बुनियादी ढांचे में सुधार लाया जाए। बेहतर सड़कें लाई जाए, बेहतर रेल लाया जाए, बेहतर एयर कनेक्टिविटी लाई जाए, बेहतर बंदरगाह लाया जाए, बेहतर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, बेहतर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, स्कूल, हॉस्पिटल, पार्क इत्यादि बेहतर बनाया जाए, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो, इंडस्ट्रियल क्लस्टर हो, डिफेंस कॉरिडोर हो, ये सब सारी चीज़ें हो, बेहतर बुनियादी ढांचा हो। जितना बेहतर बुनियादी ढांचा होगा, निवेश आकर्षित होगा, औद्योगिक उत्पादन बढ़ेगा, आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। भारत के संदर्भ में ये जरूरी है। साथ साथ नई शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक, और कौशल आधारित शिक्षा, हमारी नई शिक्षा नीति जो लाई है उसको बेहतर लागू किया जाए। साथ साथ शिक्षा व्यवस्था में स्किल डेवलपमेंट को विशेष करके शामिल किया जाए। अगर हमने एक ऐसी शिक्षा प्रणाली ला दी जो कौशल आधारित हो, रोजगार आधारित हो, जो उद्यमिता को पर आधारित हो, इनोवेशन, नवाचार पर आधारित हो, तो समृद्धि और विकास के रास्ते में जो बाधाएं हैं अपने आप दूर हो जाएंगी। बैंकिंग नेटवर्क में हमें सुधार करना चाहिए ताकि एनपीए के मुद्दे का समाधान हो जाए। बैंकों का एनपीए बहुत बढ़ गया है, तो बैंकों का एनपीए के मुद्दे को समाधान कर देना चाहिए। बैंकिंग पढ़ाएंगे तो एनपीए बताएंगे क्या होता है। साथ साथ बैंकिंग नेटवर्क देश के दूर दराज एक एक व्यक्ति तक पहुंचाना चाहिए। बैंकिंग प्रणाली बेहतरी से काम करनी चाहिए। बैंकिंग प्रणाली पारदर्शिता से काम करनी चाहिए। बैंकिंग प्रणाली के दरवाजे खुले होने चाहिए हर उस व्यक्ति के लिए जिसे अर्थव्यवस्था में कुछ योगदान करना है और बैंकों से मदद की जरूरत है। अगर हम ऐसा बैंकिंग सिस्टम ला दें जो सहयोगी हो, बाधक न हो, तो आर्थिक विकास की बहुत बड़ी बाधा दूर की जा सकती है। ठीक, साथ साथ अधिक पूंजी खर्च करके, यानी अधिक पैसा खर्च करके कल्याणकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन भी आर्थिक समृद्धि और विकास के लिए बहुत जरूरी है। यह भी जरूरी है कि हम अर्थव्यवस्था में मॉडर्न टेक्नोलॉजियों का प्रयोग करें और हमारे देश में जो प्रचंड बेरोजगारी की समस्या है, जो मौसमी बेरोजगारी की समस्या है, उसको भी दूर करें। साथ साथ ये भी जरूरी है, ठीक, कि हम शासन को इतना पारदर्शी बनाए, प्रशासन को इतना पारदर्शी बनाए, ठीक, ताकि भ्रष्टाचार को कम किया जा सके। ये सब चीजें जरूरी है आर्थिक समृद्धि और विकास के लिए, या वो रास्ते हैं जिन पर चल करके हम आर्थिक और समृद्धि और विकास तक पहुंच सकते हैं। अब बात एक और होती है जो मेन बात है इस क्लास की। बात यह है कि पिछले क्लास में हमने इकोनॉमिक ग्रोथ पढ़ाया था, नेशनल इनकम को मापने के तरीके बताए थे, और इकोनॉमिक ग्रोथ में हमने बताया था कि जीडीपी कैसे मापेंगे, एनडीपी कैसे मापेंगे, कैसे जीडीपी से डिप्रेसिएशन को घटा देते थे तो एनडीपी आ जाती थी। पिछले क्लास में हमने समझा था कि जीएनपी कैसे मापेंगे। पिछले क्लास में हमने समझा था कि एनएनपी कैसे मापेंगे। पिछले क्लास में हमने समझा था कि फैक्टर इनकम पर एनएनपी क्या होती है, मार्केट प्राइस पर एनएनपी क्या होती है। ये सब इकोनॉमिक ग्रोथ को मापने की मेजरमेंट थी, तरीके थे, आर्थिक समृद्धि को मापने के तरीके थे। लेकिन सवाल है, आर्थिक विकास को कैसे मापेंगे? तो आज के चैप्टर में मुख्य चर्चा यही होगी कि आर्थिक विकास को हम मापते कैसे हैं, क्योंकि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास भले ही एक दूसरे से मिलती जुलती हों, लेकिन एक दूसरे से अलग भी है। तो जब हम आर्थिक समृद्धि को मापने की कोशिश करते हैं तो जब हम आर्थिक विकास को मापने की कोशिश करते हैं तो आर्थिक विकास को मापने के लिए कई मेजरमेंट हैं, कई इंडेक्स हैं, कई सूचकांक हैं, वैश्विक स्तर पर प्रचलित हैं। इन्हीं सूचकांकों के माध्यम से आर्थिक विकास को मापा जाता है। तो आइए हम समझते हैं कि आर्थिक विकास के मापने के प्रमुख सूचकांक आखिर हैं क्या क्या। तो आर्थिक विकास के मापने का जो प्रमुख सूचकांक है, जो सबसे इज्जतदार सूचकांक है, उसे कहते हैं मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI। पूरी दुनिया में इस HDI की बड़ी मान्यता है, बड़ी इज्जत है, ठीक, इसलिए इस HDI को समझते हैं। HDI के बारे में कहा जाता है कि मानव विकास के जो प्रमुख आयाम हैं उनकी औसत उपलब्धि का सारांश है। यानी मानव विकास के जो प्रमुख आयाम हैं उन सब का जो उपलब्धियां हैं उनका सबका एवरेज निकाल दिया जाता है, वही HDI है।
ये तो काव्यात्मक भाषा में एचडीआई हो गई। ठीक, थोड़ा सा इसको खोलते हैं कि आखिर एचडीआई मापने के लिए हम मापते क्या क्या है, एचडीआई निकालने के लिए हम मापते क्या है, क्या क्या है। तो एचडीआई निकालने के लिए हम तीन चीजों को प्रमुख रूप से मापते हैं। वो है दीर्घायु और स्वस्थ जीवन, दूसरा है ज्ञान तक पहुंच का होना, तीसरा है श्रेष्ठ जीवन स्तर का होना। हम विभिन्न तरीकों से मापते हैं कि किसी भी देश की स्वास्थ्य और संरचना कैसी है कि वहां के लोग दीर्घायु हों और स्वस्थ रहें। किसी भी देश की स्वास्थ्य और संरचना कैसी है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है कि उस देश के लोग लंबा जीवन जिए और स्वस्थ रहें। पहली बात ये मापते हैं। दूसरी बात ये मापते हैं कि किसी देश की एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, शिक्षा की अवसंरचना कैसी है कि सभी लोगों की, गरीब अमीर सबकी ज्ञान तक पहुंच हो, और साथ साथ किसी भी देश के लोगों का जीवन स्तर कैसा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है। ठीक, इन्हीं तीनों के आधार पर ठीक हम मानव विकास सूचकांक को बनाते। दरअसल ये मानव विकास सूचकांक, इसकी इज्जत तो बहुत है, लेकिन ये कोई स्वतंत्र रिपोर्ट नहीं है। दरअसल यह मानव विकास रिपोर्ट का एक हिस्सा होता है। ठीक, तो कहोगे कि ये मानव विकास रिपोर्ट क्या है? दरअसल मानव विकास रिपोर्ट एक रिपोर्ट है जिसे 1990 से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। जो हमारा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, यूएनडीपी है, इसके द्वारा एक पहल की गई 1990 में, और कहा गया कि हम मानव विकास रिपोर्ट जारी करेंगे दुनिया के हर देशों की। इस मानव विकास रिपोर्ट जो यूएनडीपी द्वारा जारी की जाती है, इसी के एक हिस्से के रूप में, इसको गणित के रूप में समझाने के लिए मानव विकास सूचकांक जारी किए जाते हैं। ठीक, अब यानी कुल मिलाजुला करके मानव विकास रिपोर्ट का एक हिस्सा है मानव विकास सूचकांक। तो सवाल उठता है, क्या मानव विकास रिपोर्ट का हिस्सा कुछ और सूचकांक भी हैं? यूपीएससी यहां से सवाल बनाती है। भैया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को मानव विकास सूचकांक जो मानव विकास रिपोर्ट का हिस्सा है, ठीक है भैया, बड़ी इज्जत है, सब लोग उसको जानते हैं, लेकिन एक सवाल बनता है कि क्या सिर्फ मानव विकास रिपोर्ट में एक ही सूचकांक की चर्चा होती है या कुछ और सूचकांकों की भी चर्चा होती है? तो जी हां, मानव विकास रिपोर्ट में कुछ अन्य सूचकांकों की भी चर्चा होती है। कुल मिलाजुला करके 4 सूचकांक है मानव विकास रिपोर्ट के। एक तो मानव विकास सूचकांक खुद ही है, एक तो मानव विकास सूचकांक खुद ही है, मानव विकास रिपोर्ट का ही ये सूचकांक है। ठीक, एक तो ये खुद ही है। अगर 3 और की बात की जाए सूचकांकों की जो मानव विकास रिपोर्ट के हिस्सा हैं, तो उन तीनों में एक है असमानता समायोजित मानव विकास। ठीक, इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। दूसरा है लैंगिक अवकाश सूचकांक, और तीसरा है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, यानी जेंडर लैंगिक विकास, ये अवकाश नहीं है, विकास, सॉरी, मिटाता हूं इसको। तो मानव विकास रिपोर्ट का दूसरा ये है। ठीक, तीसरा है लैंगिक विकास सूचकांक। तीसरा क्या है? तीसरा है लैंगिक विकास सूचकांक, और चौथा है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक। यानी हम कह सकते हैं मानव विकास रिपोर्ट जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा 1990 से जारी की जाती है, उस मानव विकास रिपोर्ट के साथ 4 सूचकांक भी जारी किए जाते हैं। पहला है ह्यूमन HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। पहला है मानव विकास सूचकांक,
क्या है? मानव विकास सूचकांक। दूसरा क्या है? ठीक, दूसरा है असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक। तीसरा है लैंगिक विकास सूचकांक। चौथा है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक। ये 4 सूचकांक हैं जो मानव विकास रिपोर्ट द्वारा के साथ साथ मानव विकास रिपोर्ट के साथ साथ प्रकाशित किए जाते हैं। अब आइए, हमने कहा कि इसकी बड़ी इज्जत है, थोड़ी इसकी बात करते हैं, मानव विकास सूचकांक की बात करते हैं। तो आइए पुनः उसकी ओर लौटते हैं। अगर हम मानव विकास सूचकांक की बात करें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें, कि सूचकांक का मूल्य 0 और 1 के बीच भिन्न भिन्न होता है, यानी 0 और 1 के बीच इस सूचकांक की नंबरिंग की जाती है। देशों को 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। वे देश जो मानव विकास सूचकांक में उच्च स्तर पर हैं, जिन्हें अति उच्च एचडीआई वाले देश कहे जाते हैं, उनकी वैल्यू 0 से 8.00 के बीच होती है। यानी जो देश ठीक 0.800 और उससे ऊपर होते हैं, यानी 0.800 से ऊपर होते हैं और 0 के नीचे यानी इनके बीच में होते हैं, ठीक इनके बीच में होते हैं, उन्हें अति उच्च एचडीआई के देश कहते हैं। अति उच्च एचडीआई के देश कहते हैं। ये नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, ये सब इसी में आते हैं। दूसरे नंबर पर होते हैं वे देश जिन्हें उच्च एचडीआई वाले देश कहते हैं। अगर कोई देश 0.700 से 0.79 तक है तो उन्हें उच्च एचडीआई वाले देश रखते हैं। दूसरा वर्ग ये है। तीसरा वर्ग मध्य एचडीआई वाले देशों का है। मध्य एचडीआई वाले देशों का है। इनका जो रैंकिंग होता है वो 0.550 से 0.699 के बीच होता है। और चौथा ठीक निम्न एचडीआई वाले देश हैं, इनकी रैंकिंग 0.550 से नीचे होती है। तो ये 4 वर्ग बनाए गए हैं एचडीआई रिपोर्ट की। ठीक, अब थोड़ी मानव विकास रिपोर्ट जो अभी हाल में जारी हुई है, 2023-24 में जारी हुई है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक, इस एचडीआई में भारत की रैंक 193 देशों में 134वें नंबर पर है। 2022 में सभी एचडीआई संकेतकों में भारत के प्रदर्शन में सुधार हुआ है। यानी एचडीआई इंडेक्स निकालने के लिए जितने सब इंडेक्स होते हैं, सब में देखा जाए तो भारत ने अपने प्रदर्शन में क्रमशः सुधार किया है। फिर भी स्विट्जरलैंड अभी भी शीर्ष पर बना हुआ है। ठीक, उसके बाद सेकेंड नंबर पर नॉर्वे का नंबर आता है, थर्ड नंबर पर आइसलैंड आता है और सोमालिया, ये बेचारा तो एकदम अंतिम स्थान पर टिका है। अगर मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 की बात करें तो मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 का थीम है ब्रोकिंग द ग्रिडलॉक, राई मैचिंग, कोऑपरेशन इन ए पोलराइज्ड वर्ल्ड। इसी रिपोर्ट के साथ, इसी थीम के साथ, इसी नाम के साथ मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 को जारी किया गया था। तो ये बात रही मानव विकास रिपोर्ट की। इतनी बातें आपको जाननी है। अब थोड़ी बात करते हैं लैंगिक असमानता सूचकांक की। लैंगिक असमानता सूचकांक की, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स की। ठीक, दरअसल ये सूचकांक नाम से ही पता चल रहा है कि यह लैंगिक असमानता को निर्धारित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। एकदम नया सूचकांक है। दरअसल इस सूचकांक की गणना यूएनडीपी ने, संयुक्त राष्ट्र संघ डेवलपमेंट प्रोग्राम में, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने, जिसे शॉर्ट फॉर्म में यूएनडीपी कहा जाता है, 2010 से एचडीआई रिपोर्ट में जारी किया। यानी जो लैंगिक असमानता सूचकांक है बड़ा नया है। 2010 के पहले लैंगिक असमानता सूचकांक जारी नहीं होता था। जो 1990 से ही जो मानव विकास रिपोर्ट जारी हो रही थी, उसमें लैंगिक असमानता सूचकांक शामिल किया गया 2010 में। यानी जो मानव विकास रिपोर्ट चली आ रही थी 1990 से हर साल जारी हो रही थी, जब 2010 के बाद वाली रिपोर्ट जारी हुई तो कहा गया ना, अब हम मानव विकास रिपोर्ट में एक रिपोर्ट और जारी करेंगे, एक सूचकांक और जारी करेंगे, जिसे हम लैंगिक असमानता सूचकांक कहते हैं। क्योंकि जब तक हम लैंगिक असमानता पर बात नहीं करेंगे, मानव विकास रिपोर्ट मुकम्मल हो ही नहीं पाएगी। ठीक,
अब यह जो सूचकांक होता है एक मिश्रित मूल्यांकन होता है, कई इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है और इस मूल्यांकन के द्वारा लैंगिक असमानता के कारण किसी राष्ट्र की उपलब्धि में जो ह्रास हो रहा है उसके मूल्यांकन की कोशिश की जाती है। इस लैंगिक असमानता सूचकांक को बनाने में के लिए 3 आयामों का प्रयोग किया जाता है। 3 आयाम देखे जाते हैं। पहला, जनन स्वास्थ्य क्या है, यानी गर्भवती माताएं जो महिलाएं हैं और बच्चा पैदा करने वाली जो माताएं हैं, शिशुओं को जन्म देने वाली जो माताएं हैं, उनके स्वास्थ्य के आधार पर देखा जाता है कि उस देश में जनन स्वास्थ्य की क्या स्थिति है। दूसरे नंबर पर देखा जाता है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के मामले कितने बेहतर हैं, अर्थात देश में महिला सशक्तिकरण पर कितना काम हो रहा है, यह देखा जाता है। और तीसरा यह देखा जाता है कि पूरे देश का जो लेबर फोर्स है, जो श्रम बाजार है, जो काम करने वाले लोगों की संख्या है, कामकाजी लोग हैं, उनमें महिलाओं का प्रतिशत कितना है। तो अर्थात जनन स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और श्रम बाजार में भागीदारी के आधार पर लैंगिक असमानता सूचकांक यूएनडीपी तैयार करता है और जारी करता है। ठीक, जो मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 थी, उस मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 के आधार पर अगर हम लैंगिक असमानता सूचकांक की बात करें, ठीक, तो भारत के लिए ठीक ठाक खबर है, क्योंकि भारत के लिए जो जीआईआई है, ठीक, जो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है, वह प्रगति को दर्शा रहा है कि हाँ, भारत में कि लैंगिक मामलों में प्रगति हो रही है। भारत की वैल्यू 0.437 है, जो कि वैश्विक वैल्यू जो 0.62 और दक्षिण एशिया का जो वैल्यू है 0.478 इनसे बेहतर है, यानी ग्लोबल लेवल से और साउथ एशिया से भी बेहतर है। फिर भी जब टोटलिटी में देखते हैं, अभी 1-2 सालों में तरक्की अच्छी हुई है, लेकिन टोटलिटी में देखते हैं तो दुनिया में बहुत खास रैंकिंग नहीं है, क्योंकि 166 देशों में भारत की रैंकिंग 108वीं आई है, तो इसे बहुत खास नहीं मानेंगे। हाँ, खास ये है कि बहुत तेजी से भारत अपनी इस रैंकिंग में सुधार कर रहा है। इसी के साथ साथ एक और इंडेक्स है जिसे हम लैंगिक विकास सूचकांक कहते हैं। अगर हम इस जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें, जीडीआई की बात करें, तो जो यूएनडीपी है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वो अपनी मानव विकास रिपोर्ट के एक भाग के रूप में जीडीआई की भी गणना करता है। ठीक, जीडीआई और कुछ नहीं, महिला और पुरुष के एचडीआई वैल्यू का अनुपात है, यानी पुरुषों का एचडीआई निकाल लिया जाता है, महिलाओं का एचडीआई निकाल लिया जाता है। एचडीआई मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पुरुषों की क्या स्थिति है पूरी दुनिया में, महिलाओं की क्या स्थिति है, और दोनों का अनुपात निकाल दिया जाता है तो जीडीआई प्राप्त हो जाता है। ठीक, जीडीआई 3 आधार पर निकालता है, लैंगिक अंतर को बताता है। ठीक, पहला आधार है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है किसी भी देश की स्वास्थ्य और संरचना कैसी है कि उसमें जन्म लेने वाला बच्चा कितने दिनों तक इस स्वास्थ्य और संरचना के आधार पर जी लेगा। अर्थात जीवन प्रत्याशा का सीधा सा मतलब यह हुआ कि किसी भी देश ने कितना मुकम्मल स्वास्थ्य का इंतजाम किया है, उन इंतजामों के आधार पर एक बच्चा जो जन्म लेता है वह कितनों दिनों तक जीवित रहेगा, स्वस्थ रहेगा, इसे कहते हैं जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। तो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा जब निकाला जाता है तो देखा जाता है पुरुष की जीवन प्रत्याशा कितनी है और महिला की जीवन प्रत्याशा कितनी है, इसकी तुलना की जाती है। ठीक उसी प्रकार दूसरा सूचकांक है वयस्कों के लिए स्कूली शिक्षा के वर्ष। वयस्कों के लिए स्कूली शिक्षा के वर्ष का मतलब होता है प्राथमिक विद्यालय के बच्चे जब माध्यमिक विद्यालय और स्कूलों में गए हैं, 11वीं 12वीं तक गए हैं, तो कितना दिन तक पढ़ रहे हैं, पढ़ाई पूरी कर रहे हैं या छोड़ रहे हैं, अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी कर रहे हैं या छोड़ रहे हैं, कितने बच्चे पूरा समय गुजार रहे हैं, कितने बच्चे बीच में छोड़ दे रहे हैं। यहां भी पुरुषों का अलग निकाला जाता है, ठीक, और महिला का अलग निकाला जाता है। फिर तीसरा आयाम जो निकाला जाता है उसे जीवन स्तर कहते हैं, जीएनआई प्रति व्यक्ति भी इसे कहते हैं। पुरुष का अलग निकाल लिया जाता है, महिला का अलग निकाल लिया जाता है, और तीनों के निकालने के बाद इनका रेशियो निकाल लिया जाता है, और जो रेशियो निकलता है वही क्या कहलाता है, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स।
भारत की अगर 2022 के जेंडर इन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात की जाए तो भारत की वैल्यू 0.852 रही है। पुरुषों के लिए यह वैल्यू 0.684 रही है और महिलाओं के लिए 0.582 रही है। तो काम ठीक ठाक हो रही है। ठीक, बताइएगा मुझे। अब आते हैं, अब आते हैं हम बात पर। बात है वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट और सूचकांक। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, थोड़ा इसकी बात करते हैं। तो बात अब हम कर रहे हैं वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट और सूचकांक की। यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की जाती है। दरअसल यह रिपोर्ट पूरी दुनिया में लैंगिक समानता की स्थितियों का मूल्यांकन करती है कि पूरी दुनिया में महिलाओं और पुरुषों में समानता की हालत क्या है, या यूं कहिए यह रिपोर्ट यह बताती है कि महिलाओं की तरक्की विकास के लिए क्या किया जा रहा है। अगर इस रिपोर्ट की गणना करें तो यह रिपोर्ट 4 आयामों के आधार पर तैयार की जाती है। पहला आयाम है आर्थिक भागीदारी और अवसर। इसमें देखा जाता है कि पूरी दुनिया में महिलाओं की अर्थव्यवस्था में भागीदारी कितनी है और साथ साथ अर्थव्यवस्था में उनको नए काम करने का, नए रोजगार करने का, नए इनोवेशन का, नए स्टार्टअप का अवसर कितना मिल रहा है। यानी एक तरफ अर्थव्यवस्था उनको कितनी हिस्सेदारी दे रही है, तो दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था ने महिलाओं के लिए अपने दरवाजे कितने खोले हैं यह देखा जाता है। इसे ही आर्थिक भागीदारी और अवसर करते हैं। वहीं दूसरी में महिलाओं की शैक्षिक स्थिति को देखा जाता है। तीसरे में स्वास्थ्य और उत्तरजीविता की स्थिति को देखा जाता है, उनके लिए स्वास्थ्य के हालात क्या है। और चौथे में देखा जाता है कि महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण कितना है, राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी है। इन्हीं 4 आयामों के आधार पर वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट और सूचकांक बनाया जाता है। यह सूचकांक 0 और 1 के बीच होता है, जहां 1 पूर्ण लैंगिक समानता को दर्शाता है। अगर किसी देश को 1 नंबर मिल रहा है, 1 अंक या उसके आसपास है, तो वह पूर्ण लैंगिक समानता है, और किसी को 0 मिल रहा है तो वह पूर्ण लैंगिक असमानता को दर्शाता है। अगर हम वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2023 की बात करें तो इस सूचकांक में भारत का स्थान 146 देशों में 127वां है। 146 देशों की ही ये रिपोर्ट, दरअसल मुझे सर्दी जुकाम बहुत तेज हो गया। एक 146 देशों की यह रिपोर्ट तैयार की जाती है। 146 देशों के आधार पर ही मूल्यांकन किया गया है, जिन 146 देशों में भारत का स्थान 127वां है। आइसलैंड पहले नंबर पर है, ठीक, नॉर्वे दूसरे नंबर पर है, फिनलैंड तीसरे नंबर पर है, ठीक, और स्वीडन चौथे नंबर पर है। यह 4 देश हैं। अगर पूरी दुनिया का वैश्विक लैंगिक अंतर स्कोर देखा जाए तो यह 68.4% है। और एक अच्छी खबर नहीं है जो इस रिपोर्ट में कही गई है, और रिपोर्ट में कही गई है कि दुनिया जिस रफ्तार से लैंगिक समानता पर काम कर रही है, उस रफ्तार से लैंगिक समानता को पाने में 131 साल लग जाएंगे। कितने लगेंगे? 131 साल लग जाएंगे। तब हम एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जिसमें महिला और पुरुष बराबरी की स्थिति पर होंगे। ये है लैंगिक समानता पर रिपोर्ट। अब आइए बात करते हैं खुशहाली पर। यह रिपोर्ट मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मुझे भूटान वाली सबसे ज्यादा पसंद है। अभी भूटान वाले पर आऊंगा। मुझे सबसे ज्यादा पसंद वही रिपोर्ट है, मेरा पर्सनल दिल के करीब है। तो आइए बात करते हैं विश्व खुशहाली रिपोर्ट।
वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। ठीक, इस विश्व खुशहाली रिपोर्ट को प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा तैयार किया जाता है, या यूं कहिए उसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो कौन प्रकाशित करता है इस रिपोर्ट को? तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क विश्व खुशहाली रिपोर्ट को प्रकाशित करता है। यह रिपोर्ट 2012 में पहली बार प्रकाशित हुई, उसके बाद चलते ही आ रही है, हर साल चल रही है। इस रिपोर्ट में प्रमुख 6 घटकों पर विचार किया जाता है। मुख्य रूप से 6 चीजें इस रिपोर्ट में देखी जाती हैं, और जो 6 चीजें देखी जाती हैं वो 6 चीजें में पहली चीज ये है कि देखा जाता है कि प्रति व्यक्ति जो जीडीपी है वह क्रय शक्ति समता के आधार पर कितनी है, यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर किसी भी देश की जीडीपी कितनी है। यानी खुशहाली रिपोर्ट के लिए पर कैपिटा इनकम नहीं निकाला जाता है, पर कैपिटा जीडीपी निकाली जाती है, प्रति व्यक्ति जीडीपी निकाली जाती है। और यह प्रति व्यक्ति जीडीपी कैसे निकलती है? प्रति व्यक्ति जीडीपी कुल जीडीपी में कुल जनसंख्या का भाग दे दीजिए, प्रति व्यक्ति जीडीपी निकल जाएगी। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि यह जो प्रति व्यक्ति जीडीपी निकाल जाती है यह गुड्स और सर्विस के प्रोडक्शन वाली जीडीपी नहीं है, बल्कि परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर यह जीडीपी निकाली जाती है। गरीबी पढ़ाएंगे तो वहां आएगा। बस आपको इतना बात याद रखना, यह जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी क्रय शक्ति समता के आधार पर जो जीडीपी निकाली जाती है, उस जीडी के आधार पर देखा जाता है कि किसी देश की प्रति व्यक्ति जीडीपी कितनी है। और प्रति व्यक्ति जीडीपी जो परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर निकाली जाती है, उसको देखा जाता है कि किसी भी देश के प्रति व्यक्ति जीडीपी कितनी है, यानी और वो भी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर। 6 चीजों में पहली चीज ये देखी जाती है। ठीक, दूसरी चीज देखी जाती है उस देश में सामाजिक सहायता का माहौल क्या है, अर्थात किसी भी व्यक्ति को समाज द्वारा कितनी सहायता मिल रही है, समाज कितना प्रोग्रेसिव है, समाज कितना मिलनसार है, समाज कितना मददगार है। तो दूसरे नंबर पर सामाजिक सहायता देखी जाती है। तीसरे नंबर पर जन्म के समय स्वस्थ जीवन प्रत्याशा देखी जाती है, यानी जन्म के समय उस देश की स्वास्थ्य और संरचना कितनी है कि वह एक बच्चा कितनी उम्र तक जी सकता है। साथ साथ सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज चौथा, जीवन संबंधी प्रसंगों में चयन की स्वतंत्रता कितनी है उस देश के समाज और व्यवस्था में। ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। जीवन संबंधी प्रसंगों में चयन की स्वतंत्रता का मतलब होता है हर युवा हर युवती अपने विषय में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, और उस देश का समाज, उस देश की पारिवारिक व्यवस्था, उस देश की संस्कृति, उस देश का माहौल उसकी इस चयन की स्वतंत्रता में कितना सहयोगी है, कितना भागीदार है, इसकी बहुत बारीकी से गणना की जाती है। क्योंकि याद रखना, जीवन के प्रसंगों में चयन की जो स्वतंत्रता होती है यह हमारी खुशहाली का आधार होती है, यह हमारी खुशियों का आधार होती है। साथ साथ ये भी देखा जाता है उस देश में उदारता कितनी है, उस देश में भ्रष्टाचार का बोध कितना है, यानी भ्रष्टाचार कितना कम है। इन्हीं आधारों पर बड़ी मजेदार ये रिपोर्ट बनती है और इससे खुशहाली का मेजरमेंट किया जाता है। अगर विश्व खुशहाली रिपोर्ट की बात करें, अभी जो 2024 में रिपोर्ट आई है, ठीक, तो यह रिपोर्ट 2021 से 2023 के 3 वर्ष के आंकड़ों पर आधारित है। भारत का स्थान 143 देशों में 126वां है, और भारत की जो रैंकिंग है पिछले वर्ष की तरह उसी जगह पर टिकी हुई है। फिनलैंड यहां पहले स्थान पर है, यह दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। डेनमार्क और आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। पिछले 10 साल में पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी शेष जो 20 सबसे खुशहाल देश हैं उनसे बाहर हो गए हैं, नहीं तो अब तक हमेशा अंडर 20 में ही रहते थे। यह है विश्व खुशहाली रिपोर्ट। थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस हो रहा होगा क्योंकि मुझे खांसी आ रही है। दरअसल मेरे स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन मैं एकदम अंतिम समय तक पढ़ाई नहीं डिस्टर्ब होने देना चाहता हूं, तो स्वास्थ्य खराब में भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूं ताकि चीजें आप तक पहुंचे। आप इंतजार करते रहते हैं। राज कपूर जी कहते थे ना, द शो मस्ट गो ऑन, यानी शो तो चलेगा। तो जब तक इस गले से आवाज निकलेगी, निकलती रहेगी, जब तक इस मस्तिष्क में सोचने की क्षमता बनी रहेगी, जब तक ये हाथे पेन पकड़ने में सक्षम रहेंगी, जब तक ये पैर खड़े रहेंगे, सो मस्ट गो ऑन। इस मुल्क का विद्यार्थी पढ़ता रहेगा,
चाहे वो खेत हो, चाहे खलिहान हो, चाहे जंगल हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे नदी किनारे हो, और इस राष्ट्र का ये शिक्षक उसे पढ़ाता रहेगा। सर्दी खांसी जुकाम की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट की ये बात है। अब एक है सकल राष्ट्र की खुशहाली सूचकांक, ये बड़ा मजेदार है। ठीक, यह 1970 के दशक में भूटान के चौथे राजा महामहिम जिग्मे सिंगमे वांगचुक ने प्रस्तुत किया था। ठीक, यह जो सकल राष्ट्रीय खुशहाली सूचकांक है, एक कॉन्सेप्ट है। ठीक, इस कॉन्सेप्ट में है कि दुनिया को अपने संधारणीय विकास के लिए, यानी ऐसे विकास के लिए जो वर्तमान की जरूरतें तो पूरा कर रहा है, भविष्य की आने वाली पीढ़ियों की भी जरूरतें पूरी करे। यानी एक ऐसा विकास जो जल, जंगल, जमीन, वायु, महासागर सबको सबके साथ लेकर के चले, प्रकृति के साथ साथ विकास हो। ठीक, इस संधारणीय विकास में आर्थिक पक्ष तो जुड़ने ही जुड़ने चाहिए, कल्याण के आर्थिक पक्ष तो जुड़ने ही जुड़ने चाहिए कि हम बेरोजगारी कितना कम कर रहे हैं, गरीबी कितना कम कर रहे हैं, असमानता कितना कम कर रहे हैं। गैर आर्थिक पक्ष यानी सांस्कृतिक पक्ष भी जुड़ने चाहिए। यह महामहिम जिग्मे सिंगे वांगचुक ने कहा था। यानी उनका कहना था कि मनुष्य का कल्याण सिर्फ अर्थव्यवस्थाएं ही नहीं करती हैं, मनुष्य का कल्याण संस्कृतियां भी करती हैं। अर्थव्यवस्था का समृद्ध होना कल्याण के लिए जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी संस्कृतियों का समृद्ध होना भी है। और इसी आधार पर सकल राष्ट्रीय खुशहाली सूचकांक का प्रकाशन किया जाता है। यह एक संख्या वाला सूचकांक है, यानी खुशहाली को संख्या के आधार पर मापा जाता है। 9 क्षेत्रों में और 33 को सूचकों के आधार पर तैयार किया जाता है। बेसिकली कुल 4 स्तंभ हैं। इन्हीं 4 में से 9 सूचक निकाले जाते हैं, 9 क्षेत्र निकाले जाते हैं, 33 सूचक निकाले जाते हैं और यह सूचकांक तैयार किया। अगर 4 की बात करें तो पहला है सुशासन, यानी गवर्नेंस कितनी बेहतर है। दूसरा है संधारणीयता, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कितना बढ़िया प्रकृति के साथ विकास कैसा चल रहा है। चौथा है तीसरा है सामाजिक आर्थिक विकास, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। और चौथा है सांस्कृतिक संरक्षण कितना उस देश में किया जा रहा है, और पर्यावरण का संरक्षण कितना उस देश में किया जा रहा है। समझिएगा कितनी शानदार और कितनी शानदार चीज है, ये मेरे दिल के बहुत करीब है। यानी 4 स्तंभ है। पहले में क्या देख रहे हैं? सुशासन, गवर्नेंस। दूसरे में क्या देख रहे हैं कि जो डेवलपमेंट की प्रक्रियाएं चल रही हैं वो प्रकृति के साथ हैं कि नहीं। यानी क्या डेवलपमेंट की प्रक्रियाएं ऐसी तो नहीं है कि जो भावी पीढ़ी की जरूरतों को नजरअंदाज करती हैं। यानी आज सब पानी इस्तेमाल कर लेंगे, भविष्य के लिए पानी नहीं बचेगा। यानी संधारणीय विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तीसरे नंबर पर सामाजिक आर्थिक विकास के हालात क्या है। चौथे नंबर पर सांस्कृतिक संरक्षण कैसा है, यानी संस्कृतियों का संरक्षण किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। पांचवें नंबर पर पर्यावरणीय संरक्षण के क्या हालात हैं, इन पर काम किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। 5 नहीं, सॉरी, ये एक है सुशासन, एक है संधारणीयता, 2 है दूसरा स्तंभ है। तीसरा स्तंभ है सामाजिक और आर्थिक विकास, और चौथा स्तंभ है सांस्कृतिक संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण। ये चौथा स्तंभ है। इसमें सांस्कृतिक संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण को एक साथ रखा गया है, और इन्हीं 4 स्तंभों के आधार पर खुशहाली का इंडेक्स भूटान बनाता है। बहुत शानदार इंडेक्स है। अब थोड़ी बात करते हैं सतत विकास रिपोर्ट की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट की। सतत विकास अलग पढ़ेंगे, यह डेवलपमेंट में आएगा। सतत विकास, समावेशी विकास है, सब अलग पढ़ेंगे। लेकिन यहां बात कर रहे हैं सतत विकास रिपोर्ट की। जब सतत विकास पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि 2015 में यूनाइटेड नेशन ने दुनिया से आह्वान किया कि 2030 तक हमें सतत विकास करना है। 17 लक्ष्य दिए, गोल दिए पूरी दुनिया से, कहा कि हर देश इन 17 लक्ष्यों पर काम करे, 2030 तक काम करे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने सोचा कि हम ये नापेंगे कैसे कि हर देश कितना काम कर रहा है। इकट्ठे अगर हम 2030 में सबकी रिपोर्ट देंगे तो पता चलेगा कुछ हुआ ही नहीं। ठीक, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने तय किया कि हमारे जो जितने भी सदस्य हैं
हम सभी सदस्य राज्यों को, ठीक, उन्होंने उनके जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दिए गए हैं उनके प्रदर्शन की तुलना करेंगे। यानी जितने सदस्य हैं देखेंगे कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कितना प्रदर्शन वो कर रहे हैं, प्रत्येक लक्ष्य को कितना प्राप्त किया है, अमेरिका ने कितना प्राप्त किया, भारत ने कितना प्राप्त किया, चीन ने कितना प्राप्त किया, और 17 विकास लक्ष्यों में हर साल वो कितनी प्राप्ति कर रहे हैं, इसके आधार पर एक रैंक तैयार किया जाएगा। ठीक, यानी हर साल संयुक्त राष्ट्र संघ अपने सभी सदस्यों को देखता है कि सतत विकास लक्ष्य जो हमने दिए हैं हर साल कौन देश कितनी तरक्की कर रहा है, इसके आधार पर देशों की रैंकिंग तैयार की जाती है। यह जो रिपोर्ट है, यह रिपोर्ट सतत विकास समाधान नेटवर्क अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क और वेल्समैन स्टिफ्टन के स्वतंत्र विशेषज्ञों की टीम द्वारा तैयार किया जाता है। ये दोनों लोग मिलकर के इसे तैयार करते हैं। अगर जो सतत विकास रिपोर्ट 2023 आई है इसकी बात करें तो भारत 63.45 के एसडीजी स्कोर के साथ 166 देशों में 112वें स्थान पर है। ठीक, इस एसडीजी सूचकांक में फिनलैंड नंबर 1 पर है, उसके बाद स्वीडन सेकंड नंबर पर है और फिर डेनमार्क नंबर 3rd पर है, और वही बेचारा दक्षिण सूडान सबसे खराब प्रदर्शन कर रहा है। तो ये रही सतत विकास रिपोर्ट। अब सतत विकास रिपोर्ट की बात हो गई तो एक सम्मेलन भी हुआ है जिसे कहा गया संधारणीय विकास पर शिखर सम्मेलन। इसे कहा गया है संधारणीय विकास पर शिखर सम्मेलन 2023। तो आइए देखते हैं। दरअसल हुआ क्या, 18 से 19 सितंबर 2023 को न्यूयॉर्क में संधारणीय विकास पर शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें दुनिया के सभी बड़े देश के नेताओं ने भाग लिया और नेताओं ने तकरीबन संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने सदस्य हैं सबके मेंबर ने भाग लिया था। ये नेता इस बात पर विचार करने के लिए सहमत हुए थे कि 2030 तक सतत विकास लक्ष्य हासिल करने के जो प्रयास हैं वो पर्याप्त हैं कि और अधिक करने होंगे। इसके लिए इकट्ठा हुए थे। इस सम्मेलन में इकट्ठा हुए नेताओं ने एक चीज पर तो सहमति बनाई कि 2030 तक अगर हमें सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो हमें अपने प्रयासों को और अधिक तेज करना होगा। यानी अपने प्रयासों को और अधिक तेज करने पर यह नेता सहमत हुए। यानी नेता इस बात पर सहमत हुए कि पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं सबको अगर 2030 का लक्ष्य प्राप्त करना है तो अपने प्रयासों को तीव्र करना होगा। दुनिया भर के नेता इस बात पर सहमत हुए कि भोजन, ऊर्जा, डिजिटल बदलाव, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा तक न्याय संगत और समान पहुंच को सक्षम करने के लिए निवेश को बहुत अधिक बढ़ाना होगा। यानी जितना पैसा हम इन पर खर्च कर रहे हैं पूरी दुनिया में, इतने पैसे से काम नहीं चलेगा, और अधिक पैसा खर्च करना होगा और अधिक निवेश करना होगा। ठीक, साथ साथ यह भी कहा गया कि अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा को हम तेजी से अपनाएंगे, तेजी से लागू करेंगे। ठीक, यह भी कहा गया कि अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा को हम तेजी से अपनाएंगे और तेजी से लागू करेंगे। अभी बताऊंगा अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा क्या है। साथ साथ यह भी कहा गया कि सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्लाइमेट चेंज एक बड़ा खतरा बन चुका है। यानी सबसे बड़ी चुनौती क्लाइमेट चेंज की है, जलवायु परिवर्तन की है। ठीक, यह भी कहा गया कि जो आपदा जोखिम का न्यूनीकरण करने का मामला है, यानी आपदाओं से बचाव का जो मामला है, प्रत्येक देश को आपदाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ने का जो मामला है, उसके लिए पूरी दुनिया ने जो पेरिस समझौता और सेदाई फ्रेमवर्क को स्वीकार किया है, इसके लिए पूरी दुनिया के नेता इस बात पर सहमत हुए कि हम पेरिस समझौते और सेदाई फ्रेमवर्क को क्रियान्वित करेंगे। यानी पेरिस समझौते और सेदाई फ्रेमवर्क में जो जो समझौते किए गए थे, पूरी दुनिया के नेता कहे कि हम तेजी से अपने देश में इन्हें लागू करेंगे, इनका क्रियान्वयन करेंगे। साथ साथ दुनिया भर के नेताओं ने इस बात को भी स्वीकार किया कि अफ्रीका और कम विकसित देशों के जो गरीब देश हैं, इन गरीब देशों की सहायता के लिए बहुपक्षीय और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना होगा। यानी इन समझौते में शामिल हुए देश, सभी देशों के नेताओं ने पूरी दुनिया से यह मांग की, पूरी दुनिया से आह्वान किया
कि हमें विशेष करके अफ्रीका और कम गरीब देशों में सहायता के लिए जितने भी बहुपक्षीय और वैश्विक समझौते हुए हैं, ठीक, उन समझौते को लागू करने के लिए, इनके विकास को बढ़ावा देने के लिए और अधिक मदद करनी होगी, ठीक, और अधिक सहायता देनी होगी और अधिक पैसा खर्च करना होगा। कुल मिलाजुला करके सभी नेताओं ने एक अस्थायी विश्व के लिए, सभी के लिए अधिकारों और कल्याण की रक्षा के लिए फिर से प्रतिबद्धता व्यक्त की। सभी नेता कहे कि हम एक अस्थायी विश्व बनाएंगे जहां सबका अधिकार सुरक्षित होगा, सबका कल्याण सुनिश्चित होगा। तो यहां एक बात उठी है, ये अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा आखिर है क्या? ठीक, दरअसल जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात चल रही है, जो सांधाड़ी विकास की बात चल रही है, उस सांधाड़ी विकास को प्राप्त करने के लिए ढेर सारी योजनाओं पर काम करना है और ढेर सारी योजनाओं पर काम करने के लिए चाहिए पैसा। ढेर सारे देश के पास है, ढेर सारे देश के पास नहीं है, फंड नहीं है। तो ये बात हो रही थी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम को लागू करने के लिए, संधाड़ी विकास को लागू करने के लिए आखिर फंडिंग कहां से लाया जाए, पैसा कहां से लाया जाए ताकि देश पिछड़ न जाए। ठीक, तो जुलाई 2015 में इथियोपिया के अदीस अबाबा में एक मीटिंग हुई और मीटिंग में एक एजेंडा रखा गया जिसे कहा, जो एजेंडा संबंधित था फंडिंग से, यानी संधाड़ी विकास को प्राप्त करने के लिए फंडिंग के तौर तरीके पर एक एजेंडा रखा गया कि कौन से तौर तरीके अपनाए तो संधाड़ी विकास के लिए वित्त उपलब्ध हो। चूंकि यह एजेंडा, यह तरीका रखा गया अदीस अबाबा में, इसीलिए इसे अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा भी कहते हैं। यानी अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा और कुछ नहीं है, संधाड़ी विकास की फंडिंग की व्यवस्था है, एक तरीका है जिसके माध्यम से धन जुटाए जाएंगे और संधाड़ी विकास योजनाओं की फंडिंग की जाएगी। यानी कुल मिलाजुला करके अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा एक व्यापक दस्तावेज है जिसमें घरेलू संसाधन जुटाने, अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय ऋण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सहित कई मुद्दों को शामिल किया गया है। यानी इस एजेंडे में इस बात पर बात की गई है कि कोई देश अपने घर के भीतर से अपने ही देश में संसाधन जुटा करके कैसे संधाड़ी विकास की फंडिंग करेगा। कोई देश, ठीक, विभिन्न देशों के बीच कैसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ा करके संधाड़ी विकास के लिए फंडिंग जुटाई जाएगी। विभिन्न देशों के बीच व्यापार के माध्यम से कैसे संधाड़ी विकास के लिए फंडिंग जुटाई जाएगी। विभिन्न देशों के बीच ऋण समझौते के माध्यम से कैसे फंडिंग जुटाई जाएगी। एक विभिन्न देशों के बीच प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से के लिए कैसे फंडिंग जुटाई जाएगी। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए कैसे फंडिंग जुटाई जाएगी और संधाड़ी विकास किया जाएगा। यह सारी बातें लिखित रूप से एक एक्शन के रूप में अदीस अबाबा में अपनाई गई, इसीलिए अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा भी इसे कहते हैं। अब दोस्तों एक छोटी सी आखिरी सी बात यह है कि आर्थिक गतिविधियों के आधार पर देशों का वर्गीकरण किया गया है। यह वर्गीकरण विश्व बैंक ने किया है और 4 श्रेणियों में देशों को बांटा है। विशेष करके विश्व बैंक का जो यह वर्गीकरण है, यह प्रति व्यक्ति आय के आधार पर है। तो विकसित देश आ जाइए। विकसित देश वे देश हैं जिनके पास उन्नत तकनीकी और संरचना है, जिनके पास, ठीक, एक विकसित अर्थव्यवस्था है, जैसे अमेरिका, इन्हें विकसित देश कहा गया है। विकासशील देश वे देश हैं जो अपेक्षाकृत कम औद्योगिक राष्ट्र हैं, जो प्राथमिक गतिविधियों पर आधारित हैं परंतु नए औद्योगिक विकास को अपना रहे हैं, जैसे भारत और चीन, ये विकासशील देश हैं। ठीक उसी प्रकार से अल्प विकसित देश हैं। ठीक, ये अल्प विकसित देश कम आय वाले देश हैं जो संधाड़ी विकास की कई संरचनात्मक बाधाओं से जूझ रहे हैं। ठीक, ये आर्थिक और पर्यावरणीय, ठीक, दिक्कतों से जूझ रहे हैं, धीरे धीरे विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। और उसी प्रकार एक है निम्न आय वाले देश। निम्न
आय वाले देश। ये निम्न आय वाले देश सबसे पीछे, सबसे कम विकसित हैं। अभी औद्योगिकरण हुआ ही नहीं है, औद्योगिकरण से दूर हैं। विकसित देशों से तुलना करेंगे, लगता है हजारों साल पीछे हैं। कृषि अर्थव्यवस्था है, पारंपरिक अर्थव्यवस्था है, आर्थिक पर्यावरणीय झटकों के प्रति बहुत कमजोर हैं। मानव पूंजी का स्तर बहुत निम्न है। शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि की संरचनाएं बहुत कमजोर है, जैसे सोमालिया हुई, सूडान हुए, ये सब हुए। तो दोस्तों, ये इकोनॉमी का तीसरा चैप्टर रहा। वस्तुतः जिस किताब के इंडेक्स को हम फॉलो कर रहे हैं, जिस नितिन सिंघानिया को फॉलो कर रहे हैं, उसमें 3 चैप्टर तक यही सब बातें हैं। 3 चैप्टर यही सब चीजें सिखाई गई। इसके बाद कहानी शुरू होती है इकोनॉमी, और चौथा चैप्टर है गरीबी, असमानता और बेरोजगारी। सच्ची इकोनॉमी तो यहां से शुरू होती है। तो चूंकि हमने वादा किया था कि हम इस इंडेक्स को फॉलो करेंगे, इसी इंडेक्स के हिसाब से चल रहे हैं, तो तीसरे चैप्टर में इतनी ही बातें हैं। इतना ही पढ़िए, इतना ही लिखिए, इतना समझिए। अपना प्यार, अपना संदेश हमको जरूर दीजिएगा। हर सप्ताह हर चैप्टर के साथ हम इसी तरह मिलते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।